स्टार्टिंग में हम एक किंगडम को दिखते हैं। यहीं हम हमारी मेन कैरेक्टर को दिखते हैं जिसका की नाम गर्स है। रास्ते में गर्स एक बैलगाड़ी को दिखता है जिसके अंदर वो छोटी छोटी लड़कियों को ले जा रहे थे। वहीं एक बार में एक बंदा बारटेंडर से कह रहा था मिडलैंड के महल वाले शहर में भी हालात बेहतर नहीं हो रहे। ग्रिफिथ के राजा बनने के बाद से वक्त अंधेरे में डूब चुका है। बारटेंडर उससे कहता है ऐसी बातें मत करो, किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा होगा। और तभी बार में कुछ लोग आते हैं जो कि एक छोटी लड़की को मारने लगते हैं जो कि उसी बार में काम करती है। और उस लड़की को कोई नहीं बचाता क्योंकि उन्हें पता है कि ये राजा के लोग हैं तो कुछ नहीं कर सकते। और जब वो लड़की उन्हें शराब दे रही थी तो वो उस पर गुंडागर्दी करती हुए उससे कहते हैं कि अगर शराब की एक बूंद भी गिर गई ना तो तुझे ही चाट कर उसे पीना होगा। और तभी यहाँ इस लड़की के दादाजी आते हैं जो कि उन सोल्जर से कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं भीख मांगता हूँ। पर वो सोल्जर्स बुड्ढे को गिराते हुए कहते हैं साले बुड्ढे तुझे भी चौको देना पड़ेगा क्या। जिसके बाद वो बंदा जानबूझकर उस शराब को गिरा देता है और उस लड़की से कहने लगता है अब ये तूने गिरा दी तो इसे चाट कर तुझे पीना होगा। वो बंदे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और तभी ये मोटा वाला बंदा होता है इसे वहाँ आकर कोई मार देता है। वो देखते हैं कि यहाँ एक बंदा आ गया है जो कि हमारा गर्स है। वो उससे कहने लगते हैं तू जानता भी है हम कौन है। पर तभी गर्स एरो से उनमें से दो बंदों को पेल देता है। गर्स उस बंदे से कहता है मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ और गर्स उसे चाकू से घायल कर देता है। वो उस पर पैर रखकर कहता है अपने मास्टर को ये संदेश दे देना कि ब्लैक स्वॉर्डमैन यहाँ आ चुका है। वो बंदा डरते हुए कहता है ब्लैक स्वॉर्डमैन। पर तभी उसका एक बंदा पीछे से गर्स पर अटैक करता है पर गर्स उसे देखकर अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करता है और उसे बीच में से अलग कर देता है। जो देखकर यहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई ये कौन है। यहाँ सबकी फट जाती है जिसके बाद गर्स अपनी स्वॉर्ड को रखकर वहाँ से चला जाता है। बारटेंडर ये सब देखकर कहता है कि उस बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो बंदा अपने मास्टर के पास जाकर उसे गर्स के बारे में बताता है और इसके मास्टर का नाम मार्शल है जिसे आप याद रखना। मार्शल उससे कहता है उसे सभी जगह पर ढूंढो, चप्पा चप्पा छान मारो, किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। और वो कासल की ओर देखते हुए कहता है मैं ये सब मास्टर को कैसे समझाऊंगा। फिर अगले सीन में हम गर्स को दिखते हैं जो कि एक जंगल में आराम कर रहा था। पर तभी अचानक से उसके गले पर जो कर्स मार्क था उसमें से खून आने लगता है और वहाँ कुछ गोश्त अपीयर हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। और तभी गर्स को कुछ डीमन दिखने लगते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरह के थे और उसे ग्रिफिथ नाम का बंदा दिखता है जिसे देखकर गर्स को बहुत ही गुस्सा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्शल यहाँ अपने लॉर्ड से मिलने आया था। लॉर्ड उससे कहते हैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई मार्शल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है आपके लोगों को जिसने मारा वो बस एक मुसाफिर था। तभी लॉर्ड उससे कहता है उसने कहा कि वो एक ब्लैक स्वॉर्डमैन था। तभी मार्शल डरती हुए उससे कहता है हम लोग आपके लिए और खाना और पैसे की भरपाई करेंगे और बेशक हम उस आदमी को जल्दी पकड़ लेंगे। तभी लॉर्ड उससे कहता है तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, फिलहाल तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह होनी चाहिए है ना। इंसानों का खाना पैसे मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मैं बस इस आदमी का अच्छे से स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे इंसानों को जलती हुई उनकी चीखें सुनना पसंद है, जलते हुए लोग उनकी चीखें, ब्लैक स्वॉर्डमैन इससे बाहर आ जाएगा। मार्शल उससे कहता है लॉर्ड आपने वादा किया था कि आप मेरे लोगों के साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी लॉर्ड उससे कहता है मुझे तुम्हारे लोगों की परवाह नहीं। और लॉर्ड पूरे शहर में आग लगा देता है जिससे ब्लैक स्वॉर्डमैन यानी गर्स बाहर आ जाए और वो मार्शल को भी मार देता है। और उसका प्लान भी सक्सेस होता है क्योंकि गर्स की यहाँ एंट्री हो जाती है। वो गर्स को देखते ही अपने बंदों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसके बंदे गर्स पर अटैक करते हैं पर गर्स अपनी क्रॉसबो से उन्हें चौको देने लगता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन्हें बीच में से अलग कर देता है। उसकी स्वॉर्ड को देखकर सारे लोगों की फट जाती है, आखिर एक इंसान ऐसी तलवार कैसे उठा सकता है। तभी लॉर्ड गर्स से कहता है अच्छा मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी है, तुम वो ब्लैक स्वॉर्डमैन हो जिसने हम अपोस्टलिस के नाक में दम कर रखा है। तुम बस एक मामूली से इंसान जिसे लगता है वो हमारे सामने खड़ा हो सकता है। ये कहकर वो गर्स पर अटैक करता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गर्स अपनी क्रॉसबो से उस पर अटैक करता है। तभी वो बंदा एक स्नेक बनकर गर्स पर अटैक करता है और कहता है तुम मरियल से इंसान, हम अपोस्टलिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके सोल्जर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनका लॉर्ड एक
मॉन्स्टर है और वो गर्ट्स को बहुत मारता है। वो उसे उठाकर कहता है तुम इंसान कमजोर ही रहोगे, तुम इतने वक्त तक जिंदा कैसे बचे हो और अब तुम मेरा खाना बनोगे। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी गर्ट्स अपने हैंड कैनन से उसका मुंह उड़ा देता है और अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेकर उसे बीच में से अलग कर देता है और इसी वजह से गर्ट्स का एक लॉकेट गिर जाता है जिसका की नाम भीलित है। वो अपोस्टलिस गर्ट्स के गर्दन पे वही मार्क दिखता है जिससे उसकी फट जाती है। गर्ट्स उसमें अपनी क्रॉसबो मारते हुए कहता है अब तो तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें भी दर्द महसूस होना चाहिए, तब तुम्हें इसका मतलब पता चलेगा। वो गर्ट्स से अपनी जान की भीख मांग रहा था पर गर्ट्स जरा सा भी रहम नहीं करता, वो उसे जलाकर मार देता है। जिसके बाद गर्ट्स अपनी भीलित को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और तभी हमें गर्ट्स का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी उम्र बहुत ही कम थी और अभी वो एक वॉर के बीच में है। वो एक बंदे को चैलेंज करता है कि वो उससे लड़े। वो बंदा उससे कहता है तुम तो एक बच्चे हो, मेरा क्या ही कर लोगे, और तभी गर्ट्स उस पर अटैक कर देता है। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गर्ट्स तो बहुत ही तेज है। वो बंदा भी उस पर अटैक करता है पर गर्ट्स उसे बचकर उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बंदा बहुत ही घायल हो जाता है और गर्ट्स से कहने लगता है मुझे छोड़ दो, मैं जान की भीख मांगता हूँ। पर गर्ट्स उसे भीख नहीं देता बल्कि उसे चौक दे देता है। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बच्चे ने बाजुआ को हरा दिया। इसके बाद इस वॉर में शामिल होने के लिए गर्ट्स को कुछ पैसे मिलते हैं। एक सोल्जर उससे कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम कमाल के हो, क्या तुम मेरे पर्सनल गार्ड बनोगे, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पर गर्ट्स वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है तो अब मुझसे बात मत करो। वो बंदा गर्ट्स को रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, पर गर्ट्स उसे दूर कर देता है। वो उससे कहता है मुझे छूना मत और वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर उस बंदे की भी फट जाती है। जिसके बाद गर्ट्स पैसे लेकर अपने रास्ते जाने लगता है कि तभी उसे जाते हुए एक सोल्जर का ग्रुप देख लेता है। वो बात करने लगते हैं ये तो वही बंदा है जिसने बाजुआ को हराया था। एक और बंदा आकर कहता है मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो अभी अभी एक जंग लड़कर आया है। जिसके बाद वो अपने बॉस ग्रिफिथ से पूछते हैं कि क्या करना है। ग्रिफिथ उनसे कहता है जो चाहे वो करो। जिसके बाद वो बंदा अपनी एक टीममेट कैस्का से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी, पर कैस्का मना कर देती है। तो वो बंदा गर्ट्स पे हमला करने के लिए अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उन्हीं की टीम का एक बंदा कहता है क्रोकस बीना, ग्रिफिथ क्या ये तुम्हें सही लगता है, जिस पे उनका बॉस कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो बंदे गर्ट्स पर अटैक कर देते हैं तो गर्ट्स भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उनसे लड़ने लगता है। वो दिखते हैं ये तो बहुत ही ताकतवर है। अब इतना शोर शराबा सुनकर ग्रिफिथ कैस्का से उनकी मदद करने को कहता है। इधर उन बंदों की गर्ट्स को देखकर फट रही थी कि वो अब क्या करें। गर्ट्स एक बंदे पर अटैक करता है पर उससे पहले ही कोई उस पर एरो से अटैक कर देता है जो कि कैस्का ने किया था। वो अपनी टीममेट से कहती है कोई रास्ते में नहीं आएगा, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर है, और गर्ट्स भी दोबारा तैयार होता है। जिसके बाद इन दोनों की स्वॉर्ड फाइट होती है जिसमें ये एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। इसी बीच हेलमेट उतार कर गर्ट्स को पता चलता है कि कैस्का एक लड़की है। वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गर्ट्स कैस्का की टक्कर का है। ग्रिफिथ के अलावा कैस्का को आज तक किसी ने नहीं हराया और अब गर्ट्स कैस्का को मारने ही वाला था कि तभी बीच में ग्रिफिथ आकर उसे बचा लेता है और गर्ट्स से कहता है क्या तुम अपनी तलवार दूर करोगे, पर गर्ट्स उसकी बिना सुने उस पर डायरेक्ट अटैक करता है जो कि ग्रिफिथ आराम से रोक लेता है और गर्ट्स ये देखकर शॉक हो जाता है और उसके पीछे मुड़ने से पहले ही ग्रिफिथ उस पर एक और अटैक करता है और ये अटैक इतना तेज था कि गर्ट्स भी इसे नहीं देख पाया था और गर्ट्स यहाँ जमीन पर गिर जाता है। कैस्का ग्रिफिथ की तारीफ करती है तभी क्रोकस कहता है ये बंदा पागल है जो ग्रिफिथ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। कैस्का गुस्से में उससे कहती है क्रोकस ये तुम्हारी वजह से हुआ है, पर तभी वो दिखते हैं कि गर्ट्स गर्ट्स दोबारा खड़ा हो रहा है। ग्रिफिथ कैस्का को पीछे हटने को कहता है और गर्ट्स ग्रिफिथ पर अटैक करता है पर उससे पहले ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम पहली बार ग्रिफिथ का चेहरा देखते हैं। अब गर्ट्स को एक बुरा सपना आता है जिससे डरकर उसकी आंखें एक टेंट में खुलती हैं। वो जब उससे बाहर जाता है तो उसे चारों ओर ग्रिफिथ की आर्मी दिखाई देती है और उसे ग्रिफिथ भी दिखाई देता है जिसको देखकर उसे गुस्सा जाता है। तभी उसके पास कैस्का आती है और उसे एक मुक्का मारती है। तुम्हें वहीं पर ग्रिफिथ के हाथों मर जाना चाहिए था, और ये क्या करो वहाँ से चली जाती है। एक लड़का गर्ट्स से कहता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कैस्का ने बहुत पहले ही औरतों वाला जीवन छोड़ दिया है, वो अब एक सोल्जर है और ये
लड़का बताता है कि ग्रिफिथ ने कैस्का से बोला कि वो गर्स के साथ 2 दिन तक सो जाए, क्योंकि गर्स का बहुत खून बहने की वजह से उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। तो कैस्का ने गर्स के साथ सोकर उसके शरीर को गर्म किया। ग्रिफिथ ने कैस्का से कहा कि ये काम बस एक औरत कर सकती है। तभी उसके पास ग्रिफिथ आता है और उसे अपना नाम बताता है और गर्स भी उसे अपना नाम बताता है और उसे गर्स की तलवार लौटाते हुए कहता है, तुम कमाल के हो जो इतनी भारी तलवार को चला लेते हो। और ग्रिफिथ उसे उसके साथ चलने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। और ग्रिफिथ के लोगों को देखकर गर्स उससे पूछता है कि ये सब कौन है। ग्रिफिथ उसे बताता है कि हमारी टीम का नाम बैंड ऑफ हॉक्स है। जो सुनकर गर्स शॉक होता है, क्योंकि बैंड ऑफ हॉक्स वो लोग हैं जो कि आज तक किसी भी जंग को नहीं हारे और उन्होंने एक कासल को 3 महीनों तक बचाया था। क्रोकस कहता है, आखिर ग्रिफिथ का इरादा क्या है उस बंदे की जान बचाने का। तभी एक लड़का बोलता है, मुझे लगता है वो उसे हमारी टीम में शामिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर है। क्रोकस उस पे गुस्सा होने लगता है, रिचर्ड बेमतलब की बातें मत करो, उस साले ने हमारे 2 बंदों को घायल कर दिया, इस सब के बाद भी क्या हम उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ ग्रिफिथ गर्स को एक जगह पर ले आया था। तो गर्स उसे पूछता है, तुमने मुझे वहाँ उसी वक्त क्यों नहीं मार डाला, ऐसा करना तुम्हारे लिए आसान था। और हम दिखते हैं कि कैस्का भी इन दोनों को देख रही थी। ग्रिफिथ उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। महल में जो तुमने बाजुआ से फाइट की उसे मैंने भी देखा था, वो कमाल की लड़ाई थी, लेकिन अगर बाजुआ की एक्स टूटी ना होती तो वो तुम्हारी खोपड़ी खोल देता। हाँ, शायद तुम सही हो। ग्रिफिथ उससे कहता है, तुम एक नेक बंदे हो, तुम्हारे लड़ने के तरीके को देखकर लगता है जैसे तुम हमेशा अपनी जान दांव पर लगा देते हो, चाहे बाजुआ या मेरे लोगों के खिलाफ। तुम थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटे, इसका उल्टा तुम लापरवाही से अपनी तलवार से उन्हें चैलेंज करते हो। मानता हूँ तुम बहादुर हो, पर मुझे लगता है तुम जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालते हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। पर तुम दिलचस्प हो, मुझे तुम पसंद आए, मुझे तुम्हारी जरूरत है गर्स। और कैस्का भी ये सुनकर शौक हो जाती है। गर्स अपने मन में सोच रहा था, इसकी क्या दिक्कत है, वो ये सब मुझे क्यों बता रहा है, अगर मैंने मना किया तो। ग्रिफिथ उससे कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। गर्स गुस्से में उससे कहता है, मैं इनकार करता हूँ। पर तभी उसकी चोट में दर्द होने लगता है। गर्स उससे पूछता है, हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, फिर भी तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मुझ में तलवार घोंपने के बाद दोस्ती करना चाहते हो। और गर्स अपनी तलवार निकालता है, अब मैं ये सब खत्म कर दूंगा, अगर मैं जीता तो अपने जैसा ही तुम्हारे सीने में छेद कर दूंगा। ग्रिफिथ उससे पूछता है, अगर मैं जीत गया तो। गर्स कहता है, जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो। ग्रिफिथ अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, ठीक है। और तभी कैस्का भी अपनी तलवार लेकर बाहर आ जाती है। ग्रिफिथ उससे कहता है, कैस्का बीच में मत आओ, मैं अपनी पसंद की चीज को किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। और इस सबसे गर्स को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है। ग्रिफिथ उसके अटैक को रोक लेता है और गर्स के हाथ को घायल कर देता है। गर्स ये देखकर शौक हो जाता है, क्या बंदा है, मैं अपनी तलवार से उसकी तलवार को तोड़ सकता हूँ, पर वो हर बार बच रहा है। और तो और वो अपनी पतली सी तलवार को बस एक ही हाथ से चला रहा है। ग्रिफिथ उससे कहता है, मैं इस लड़ाई को तुम्हारी ठीक होने तक रोक सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो। पर गर्स उसकी बिना सुने उस पर अटैक करने लगता है। वो फिर से अंधाधुन उस पर अटैक कर रहा था और तभी वहाँ क्रोकस भी आ जाता है। कैस्का उसे रोक देती है कि क्रोकस तुम आगे नहीं जा सकते, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर है। और तभी ग्रिफिथ गर्स को हर जगह से घायल कर देता है। गर्स को अपनी औकात पता चल जाती है कि वो उससे नहीं जीत पाएगा, तो वो चीटिंग करके उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है, जिससे ग्रिफिथ का विजन ब्लॉक हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर गर्स उस पर अटैक करता है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ग्रिफिथ उसके अटैक से बचकर उसकी तलवार के ऊपर खड़ा हुआ था। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रिफिथ उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लड़ने का तरीका पसंद है, तुम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, पर जब तक मैं ना हिलूं अपनी तलवार मत चलाना। गर्स उसे कहता है, तुम बहुत बोलते हो, और वो उसकी तलवार को मुंह में ले लेता है और गर्स ग्रिफिथ को लेकर सीधा खाई में कूद जाता है। सारे लोग ये देखकर डर जाते हैं और गर्स ग्रिफिथ को नीचे ले जाकर मारने लगता है। ये सब देखकर वो कहते हैं कि हमने ग्रिफिथ को कभी भी जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देखा। गर्स उसे कहता है, क्या तुम्हें अपना खून देखकर मजा आया। ग्रिफिथ जब दोबारा खड़ा होता है तो गर्स फिर से उस पर अंधाधुन अटैक करता है, जिसका फायदा उठाकर ग्रिफिथ उसे पटक देता है और कहता है, अब ये खत्म हुआ, शांति से हार मानना चाहते हो या मैं तुम्हारा कंधा तोड़ दूं। पर गर्स उसे कहता है, साले भाड़ में जा। तो ग्रिफिथ उसके कंधे को थोड़ा सा मोड़ देता है, जिससे गर्स को बहुत ही दर्द होता है। ग्रिफिथ के लोग उससे कहते हैं, हमें पता था कि बॉस आप ही जीतोगे। हाँ बेटे, अब क्या हुआ। तभी ग्रिफिथ गर्स के चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहता है, अब तुम मेरी अमानत हो। और गर्स ग्रिफिथ की आंखों में देखकर
खो जाता है। ग्रिफिथ सबको बताता है कि गर्ट्स अब से हमारी गैंग का मेंबर है, जो सुनकर सारे लोग खुश होने लगते हैं। पर कैस का इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो वहाँ से जाते जाते अपने मन में कहती है, ग्रिफिथ ने कभी भी इतना प्यार किसी से नहीं किया, तो यही क्यों। अब रात के समय जिस राजा के लिए ग्रिफिथ काम करता है, उसके बंदे आपस में बात कर रहे थे। बैंड ऑफ हॉक्स को ग्रिम रीपर का नाम दिया गया है क्योंकि उन्हें हराना नामुमकिन है। दूसरा बंदा कहता है, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे यानी मिडलैंड के साथ हैं। लेकिन अगर उन्होंने राजा का भरोसा जीत लिया तो वो और ताकतवर हो जाएंगे और हमारा ओहदा और इज्जत दोनों हाथ से जा सकते हैं। और यहाँ टेंट के अंदर गर्ट्स अपनी हार के बारे में सोच रहा था, पर तभी क्रोकस अपने बंदूक को लेकर गर्ट्स को उसके टेंट के बाहर मारने के लिए आ जाता है। पर तभी कैस का उनसे कहती है, वो भले ही घायल है फिर भी तुम लोगों का उससे कोई मुकाबला नहीं है। ग्रिफिथ ने कहा था कि वो बैंड ऑफ हॉक्स का एक हिस्सा है, अगर तुम ग्रिफिथ के ऑर्डर को नहीं मानोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिससे कॉर्कस की फट जाती है और वो अपने बंदूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी गर्ट्स बाहर आता है और उसकी मदद करने के लिए कैस्का को थैंक्स कहता है। पर कैस्का उससे कहती है, गलत मत समझना, मैंने बस ग्रिफिथ के आदेश का पालन किया है, भला मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ बैंड ऑफ हॉक एक मिशन के लिए तैयार होते हैं, जहाँ उनके कैसल के नदी के पार दुश्मनों ने अपने टेंट जमा रखे हैं और उन्हें वहाँ जाकर उन पर हमला करना है। ग्रिफिथ बताता है, वहाँ 2000 से ज्यादा सैनिक हैं, हम नदी के सहारे उन पर पीछे से हमला करेंगे। मिशन पूरा करने के बाद वापस आने के लिए सबसे छोटा रास्ता लेंगे, एकदम उनके सैनिकों के बीच से। और ग्रिफिथ कहता है, पीछे की देखभाल गर्ट्स करेगा, मैं ये चाहता हूँ। और सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ग्रिफिथ ने ऐसा फैसला क्यों लिया। गर्ट्स तो अभी नया आया है और कैस का भी सुनकर शौक हो जाती है कि ग्रिफिथ को उस पर भरोसा है। और अब बैंड ऑफ हॉक्स अपने मिशन के लिए तैयार थे। अब वो नदी का सहारा लेकर आगे जाने लगते हैं और सब उनके प्लान के मुताबिक हो ही रहा था कि तभी रास्ते में उन्हें दुश्मन का एक बंदा दिखता है। बैंड ऑफ हॉक्स का एक मेंबर रुककर उसे दूर से ही चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं और हमें दुश्मन के टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दुश्मन के एक बंदे को बहुत ही ठंड लग रही थी, पर थोड़ी देर में ही वो गर्म होने वाला था क्योंकि ग्रिफिथ पीछे से अपनी आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और बैंड ऑफ हॉक्स उनके कैंप पर अटैक कर देते हैं। दुश्मन टीम को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि पीछे से भी उन पर अटैक हो सकता है। बैंड ऑफ हॉक्स उनके कैंप के साथ उनकी गांड को भी जला देते हैं। अब ग्रिफिथ सबको फैलने का ऑर्डर देता है और दुश्मन टीम परेशान हो जाती है क्योंकि हवा आग को उनके बेस की ओर धकेल रही है, जिससे उनका पूरा बेस भस्म हो सकता है। और ये सारा प्लान भी ग्रिफिथ का ही था। ये जानकर गर्ट्स हैरान था क्योंकि आज तक उसने इतना बेहतर अटैक कभी नहीं किया। और गर्ट्स के ग्रुप के पीछे दुश्मन आने लगते हैं, जिनमें से 2 बंदों को गर्ट्स पेल देता है। इधर ग्रिफिथ कैसल में वापस आता है, जहाँ राजा के बंदे उससे कहते हैं, अच्छा काम किया ग्रिफिथ, अब वो लोग कुछ महीनों तक रुके रहेंगे। ग्रिफिथ उनसे कहता है, मुझे अभी भी कोई काम बाकी है। जिसके बाद ग्रिफिथ जूडो से पूछता है कि हमारा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। जूडो बताता है, नहीं, हमारा नुकसान बहुत ही कम हुआ है। गर्ट्स की बदौलत दुश्मन हमारे पास भी नहीं आ पाए, उसने अकेले ही सारे दुश्मनों को संभाल लिया। तभी वहाँ रिचर्ड आता है तो जूडो उससे पूछता है कि गर्ट्स कहाँ हैं। वो बताता है, उसने हमें आगे जाने को कहा, काश वो जिंदा हो। और ये बात सुनकर ग्रिफिथ को बहुत ही चिंता होती है और ग्रिफिथ को इतनी चिंता में देखकर कैस का भी शौक हो जाती है। और हम गर्ट्स को दिखते हैं जो कि कासल की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो लोग उसके घोड़े पर तीर मारकर उसे गिरा देते हैं। तो गर्ट्स भी अपनी तलवार उठाकर उनसे फाइट करने के लिए तैयार था, पर तभी ग्रिफिथ वहाँ आकर उन्हें पेल देता है और वो गर्ट्स को अपने घोड़े पे लेकर वहाँ से जाने लगता है। गर्ट्स उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए, पर अभी भी दुश्मन के बंदों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। पर वो लोग उनके पीछे लगने में इतना मगन थे कि वो भूल ही जाते हैं कि ग्रिफिथ उनको उनके कैसल के पास ले आया है। और अब बैंड ऑफ हॉक्स उन्हें कैनन से उड़ा देते हैं और वो लोग इस जंग को भी जीत जाते हैं। जिसके बाद बैंड ऑफ हॉक्स के सारे मेंबर ही बहुत ही खुश होते हैं कि वो जीत गए। जिसके बाद वो गर्ट्स की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से लड़ा। और हम गर्ट्स को दिखते हैं जो कि कैसल के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि वो अभी नया आया है, फिर भी बैंड ऑफ हॉक्स उस पर कितना भरोसा करते हैं। तभी वहाँ रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ आता है और गर्ट्स से उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। मैंने बस अपना काम किया, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तभी जियोडो उसे नीचे चलने को कहता है क्योंकि गर्ट्स के स्वागत के लिए यहाँ पार्टी होने वाली है। और तभी पीपिन गर्ट्स को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। गर्ट्स उसे कहता है, साले मोटी खोपड़ी के मुझे नीचे उतार। और गर्ट्स का गुस्सा शांत कराने के लिए पीपिन उसे दारू देता है और गर्ट्स को भी इससे अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पार्टी शुरू हो जाती है।
अब सुबह गर्ट्स वहीं बैठा हुआ था। जियोडो उससे आकर पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। गर्ट्स कहता है बैंड ऑफ फॉक्स अलग है। दूसरे सैनिक के ग्रुप लड़की पैसों के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। पर बैंड ऑफ फॉक्स उनसे अलग है, ये सब एक फैमिली की तरह एक दूसरे की केयर करते हैं। जियोडो उससे कहता है ये सब ग्रिफिथ की वजह से है, उसने ही हम सबको साथ रखा है। तभी गर्ट्स उसे पूछता है ग्रिफिथ कैसा इंसान है। जियोडो कहता है सच कहूँ तो मैं उसके साथ बहुत टाइम से हूँ, पर मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर गर्ट्स शॉक होता है। तभी वहाँ कैस्का आती है और गर्ट्स से कहती है कि ग्रिफिथ तुम्हें बुला रहा है। वो जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि ग्रिफिथ खुले में नंगा होकर नहा रहा था। ग्रिफिथ उसे ज्वाइन होने को कहता है, पर गर्ट्स मना कर देता है कि वो ऐसे खुले में नंगा होकर नहीं नहाता। तभी ग्रिफिथ उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिसके थोड़ी देर तक ये पानी के साथ ऐसे ही बकचोदी करते हैं। अब जब वो इस सब से थक जाते हैं तो गर्ट्स कुछ नोटिस करता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई। गर्ट्स नोटिस करता है कि ग्रिफिथ के गले में एक लॉकेट है। ग्रिफिथ बताता है बहुत समय पहले ये मुझे एक बूढ़ी दादी ने दिया था। इसे एग ऑफ द किंग के नाम से भी जाना जाता है। एक बार तुम इसे हासिल कर लेते हो, तुम्हें खून मांस के बदले पूरी दुनिया पर राज करने की किस्मत देता है। गर्ट्स जब उसे लेकर देख रहा था तो अचानक से उसकी एक आँख खुलती है, जो देखकर गर्ट्स डर जाता है। वो कहता है ये बहुत ही घिनौना है, पर मुझे ये अच्छा लगता है। तभी गर्ट्स उसे कहता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उस जंग के दौरान तुम मेरी मदद करने क्यों आए थे? मैं किसी मामूली जंग में तुम जैसे योद्धा को खोना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वो उससे कहता है गर्ट्स तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, अभी हमने बस पहली सीढ़ी ही चढ़ी है, असली मजा तो इसके आगे है। अब हम लोग अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। मेरा खुद का किंगडम होगा और तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा, क्योंकि तुम मेरी अमानत हो। मैं वो जगह चुनूंगा जहाँ पर तुम मेरे लिए मरोगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ बैंड ऑफ फॉक एक और जंग के लिए तैयार थे, पर ग्रिफिथ अभी भी उन बातों को सोच रहा था जो कल उससे ग्रिफिथ ने कही थी। और इसी जंग के बीच हमें गर्ट्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से ही उसे गाम्बिनो नाम के एक आदमी ने पाला था। गाम्बिनो और उसकी बीवी को गर्ट्स लाशों के बीच में मिला था, और गाम्बिनो गर्ट्स को बैड लक मानता था, क्योंकि जब उसकी बीवी ने गर्ट्स को पालना स्टार्ट किया उसी वक्त उसकी मौत हो गई। इसी वजह से वो हर वक्त उसे ताने मारता है। और एक जंग के बीच गाम्बिनो अपना पैर खो देता है, जो उसी की गलती थी, पर वो इसका भी इल्जाम गर्ट्स पर डालता है कि वो एक बैड लक है, इसी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो वो फैसला करता है कि वो गर्ट्स को मार देगा। तो रात के समय वो उसके टेंट के अंदर जाता है और उस पर अटैक कर देता है। गर्ट्स समझ जाता है कि खुद को बचाने के लिए उसे भी लड़ना होगा, पर गर्ट्स पे एक्सपीरियंस की कमी थी, उसे गाम्बिनो से लड़ने में दिक्कत हो रही थी। पर गलती से वो उसे स्वॉर्ड मार देता है, जिससे गाम्बिनो की वक्त पर ही मौत हो जाती है। और गर्ट्स ये देखकर पूरा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने उसे मार दिया जिसने उसे बचपन से पाला था। और ये शोर शराबा सुनकर वहाँ गाम्बिनो के आदमी आते हैं और गाम्बिनो को मरा हुआ देखकर गर्ट्स पर हमला कर देते हैं। पर गर्ट्स कैसे भी करके घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो गर्ट्स को तीर मार देते हैं, जिससे गर्ट्स घोड़े पे से गिर जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि इतनी ऊपर गिरने की वजह से वो मर गया होगा। पर हम देखते हैं कि वो जिंदा था। तीर लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसी बीच कुछ भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर देता है, पर ऐसी भी हालत में वो उनसे लड़ रहा था। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहां बैंड ऑफ हॉक ने उस जंग को जीत लिया था और गर्ट्स ने यहाँ लाशें बिछा दी थी। ग्रिफिथ उसे उठाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। जंग में एक योद्धा की जान की कीमत एक सिल्वर कॉइन से ज्यादा नहीं होती, और अगर वो ये काम ना करे तो राजा उन पर हुक्म करेंगे। ग्रिफिथ कहता है मैं इस दुनिया को बदलूंगा और अपना खुद का किंगडम बनाऊंगा। गर्ट्स तुम मेरे साथ हो ना? जिसके बाद हमें पता चलता है कि बैंड ऑफ हॉक ने मिडलैंड देश के साथ मिलकर बहुत ही जंग लड़ी और खुद को ताकतवर बनाया। और हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक रैम नाम के बंदे ने अपनी पूरी आर्मी लेकर मिडलैंड के देश पर हमला कर दिया था और वो सारे सैनिकों को अकेला ही मारा जा रहा था। मिडलैंड का राजा कहता है मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, उस अकेले बंदे ने ही हमारे बहुत सैनिकों को मार दिया, क्या कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है? और तभी वहाँ गर्ट्स आता है, जो कि 3 साल के बाद एक हट्टा कट्टा मर्द बन चुका है। और गर्ट्स अकेला ही रैम की आर्मी पर अटैक कर देता है और पहले वो अपनी स्वॉर्ड से रैम को उड़ाता है और इस सबसे उसकी आर्मी की फट जाती है, जिससे उनकी टीम की फॉर्मेशन खराब हो जाती है। पर वो कहते हैं कि ये तो बस एक बंदा है, साले तू हमारा क्या ही कर लेगा। और तभी वहाँ ग्रिफिथ भी सारे हॉक के साथ आ जाता है और अब हमारी टीम मिलकर रैम की गैंग का बैंग बैंग करने लगते हैं और वो जंग के बीच में से ही भाग जाते हैं। और इसी के साथ बैंड ऑफ हॉक एक और जंग को जीत जाता है और अपना झंडा लहरा देता है, जिसके बाद वापस आकर वो लोग गर्ट्स की तारीफ करते हैं कि तुमने अकेले ही उनकी माँ खुद दी, भाई तू तो कमाल का है। और तभी वहाँ कैस्का
आती है जो कि पहले से बड़ी हो चुकी है। वो गर्ड्स को कोने में ले जाकर कहती है, तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें टीम को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम किसी की फिक्र किए बिना अकेले ही लड़ने चले गए। तुम्हारी वजह से पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। तुम 3 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम्हें खुद के अलावा अभी भी किसी की परवाह नहीं है। कैस्का की ये बकचोदी सुनकर गर्ड्स को गुस्सा जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या कहा तूने? दूं क्या बेल ट्रीटमेंट? तभी वहाँ ग्रिफिथ आता है और कैस्का से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं गर्ड्स को समझा दूंगा। कैस्का वहाँ से जाते जाते ग्रिफिथ से कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। कैस्का जब बाहर आती है तो कॉर्कस उससे कहता है, तुम्हें उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहन कैस्का, गर्ड्स ग्रिफिथ का वफादार है, पर अगर तुम बोलो तो मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। पर कैस्का उसे गिरा कर वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रिफिथ गर्ड्स को समझाता है, 3 साल हो गए, तुम्हें अब कैस्का से लड़ना नहीं चाहिए। पर वो इन बातों को छोड़कर उससे कहता है, चलो आज पार्टी भी तो करनी है। तभी गर्ड्स उसे आज के लिए माफी मांगता है कि उसकी वजह से सारा प्लान खराब हो जाता। पर ग्रिफिथ उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम क्या करने वाली हो, उसी के हिसाब से मैंने अपना प्लान बनाया। जिसके बाद राजा ग्रिफिथ की रैंक को बढ़ा रहा होता है तो कुछ मर्सनरीज बात कर रहे होते हैं कि इन बैंड ऑफ हॉक्स को इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, इन्होंने ऐसा क्या ही कर दिया। पर कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से ही हम जंग को जीत पाए, वरना हम पहले ही हार जाते। कॉर्कस कहता है, चाहे ये लोग कुछ भी कहें, वो अब तक हमारी वजह से ही जिंदा हैं। पर तभी कैस्का नोटिस करती है कि गर्ड्स फिर से सेरेमनी में नहीं आया। इधर हम गर्ड्स को दिखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अब यहाँ सेरेमनी भी खत्म हो जाती है। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहां ग्रिफिथ एक और वॉर के लिए तैयार था जिसमें उसे कैसल जीतना है। वो अपने प्लान के मुताबिक गर्ड्स को उसके ग्रुप के साथ आगे भेजता है। थोड़ी देर बाद ग्रिफिथ के पास एक बंदा खबर लेके आता है। वो उसे बताता है, हमने दुश्मन के किले को कब्जे में कर लिया है और किले का कमांडर, हम लोग अभी उसके करीब नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल कमांडर गर्ड्स के सैनिक किले पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन दुश्मन का एक सैनिक है जिसने अपनी बेहिसाब ताकत से हमें वहीं रोक रखा है। कैस्का कहती है, एक? तभी जियोदो बताता है, वो नॉसफेरेतु ज़ोद है। इसके बारे में मैंने जंग में शामिल होने से पहले सुना था। कहा जाता है नॉसफेरेतु ज़ोद कभी कभी दुश्मनों के बीच लड़ता है और सभी लोग ज़ोद का नाम सुनकर डर जाते हैं। ज़ोद महान योद्धा के तौर पर मशहूर है। कहते हैं कि उसने अकेले ही हजारों सोल्जरों की मार ली थी और उसके डरावने रूप की सिर्फ यही वजह नहीं है। कहते हैं कि वो जंग में बार बार मरने के बाद वापस लौट आता है। यकीन करो या ना करो, वो 100 सालों से जिंदा है। ये सुनकर कॉर्कस कहता है, मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ कैसल के बाहर गर्ड्स को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और अब ये लोग उसे अंदर भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि इससे ग्रिफिथ का प्लान खराब हो सकता है। तभी कैसल में से गर्ड्स की टीम का एक बंदा आता है जिसकी ज़ोद ने हालत खराब कर दी थी। गर्ड्स उसे संभालता है पर मरने से पहले वो ज़ोद का नाम लेता है। ये सुनकर वो लोग बात करने लगते हैं, क्या अफवाहें सच थी, ज़ोद सच में है? और अब गर्ड्स फैसला कर लेता है कि वो अंदर जाएगा। वो उनसे कहता है, कोई मेरे पीछे मत आना, मैं इसे अकेले ही निपटाऊंगा। गर्ड्स जब अंदर जाता है तो रास्ते में उसे उसी के सैनिकों की बहुत लाशें मिलती हैं। वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था और लाशें बढ़ती जाती हैं। वो एक जगह पर पहुंचता है जहां वो सामने ज़ोद को दिखता है जो कि आराम से उसके सैनिकों को मार रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा जाता है और वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। तो ज़ोद भी उस पर अटैक करता है जिससे वो दीवार में जाके लगता है। गर्ड्स जब दोबारा खड़ा होता है तो इनकी फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ज़ोद गर्ड्स को डोमिनेट कर रहा था। गर्ड्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल अटैक करके ज़ोद गर्ड्स की तारीफ करता है कि तुम कमाल के हो, मेरे अटैक के बाद भी जिंदा हो। पिछले 100 सालों में कोई भी तुम्हारी तरह मेरी तलवार का सामना नहीं कर सका। वहीं गर्ड्स अपने मन में सोच रहा था, मैं अब तक जितने भी तलवारबाजों से लड़ा हूँ ये उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो लोग इसके सामने बच्चे हैं। जिसके बाद वो फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं पर इस पर गर्ड्स पूरी पावर से अटैक कर उसकी तलवार को तोड़ देता है और अपनी तलवार उसके सीने में घुसा देता है। पहली बार किसी ने मुझे अपनी तलवार से घाव दिया है। और ज़ोद ट्रांसफॉर्म होकर एक अलग ही अपोस्टलिस बन जाता है। उसका ये रूप देखकर गर्ड्स की फट जाती है। गर्ड्स उससे अपनी तलवार छुड़ाने की कोशिश करता है पर ज़ोद ने उसकी तलवार इतनी टाइट पकड़ रखी थी उसे नहीं छुड़ा पाता। तभी ज़ोद उसमें एक मुक्का मारता है। गर्ड्स उसे देखकर कहता है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके जैसा मॉन्स्टर हकीकत में है। और अब गर्ड्स की हालत बहुत ही खराब थी जिस वजह से वो ज़ोद से पिट रहा था। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ बैंड ऑफ हॉक के साथ ग्रिफिथ आकर एरो से उस पर अटैक कर देता है पर इससे ज़ोद को कुछ नहीं होता। वो कहता है, तुम लोगों ने गलती कर दी, हमारी लड़ाई के जो बीच में आएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और वो जाकर उन पर अटैक करने लगता है। ग्रिफिथ
ग्रिफिथ अपने बचे हुए सोल्जर से कहता है तुम बाहर जाओ, मैं इसे देख लूंगा। जिसके बाद वो गर्स के पास जाता है। गर्स उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी ग्रिफिथ उसे उठाकर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। जोद ये देखकर कहता है ओ तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी धड़कनें सुन सकता हूँ, मुझे इन्हें बंद करना होगा। वो उन पर अटैक करता है पर गर्स और ग्रिफिथ मिलकर उसके दोनों हाथों को काट देते हैं। ये मौका देखते ही वो दोनों यहाँ से भागने का सोचते हैं कि तभी जोद अपनी लात से ग्रिफिथ पर अटैक कर देता है और कहता है आज का दिन कितना शानदार है, इतने सालों बाद दो लोगों ने मुझे घायल किया। और वो अपने कटे हुए हाथों को उठाकर उन्हें वापस से जोड़ लेता है और गर्स पर अटैक कर ग्रिफिथ के पास जाता है। पर तभी वो ग्रिफिथ के गले में भीलित दिखता है। ये तो एग ऑफ द किंग है, ऐसा नहीं हो सकता, इस जैसे एक बंदे के पास गॉड हैंड का क्रिम्सन भीलित है। भीलित को देखकर जोद की फट जाती है और वो जोरों से हंसने लगता है और कहता है अच्छा तो ये बात है। और वो ऊपर की दीवार को तोड़ता है जिसकी आवाज बाहर कैस्का को भी आती है। तो वो भी अब कैसल के अंदर जाती है। यहाँ जोद गर्स से कहता है बच्चे हम लोग अपनी लड़ाई कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। पर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा या कहूँ तुम्हारी विनाश भविष्यवाणी बताऊंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते हो तो एक बात याद रखना, जब इस बंदे के सपनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जब तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा, मौत जिससे तुम कभी नहीं भाग सकते। और वो चिल्लाते हुए छत को तोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गर्स ग्रिफिथ को देखकर कहता है मुझे लगा कि आज हम मरने वाले हैं। और तभी वहाँ कैस्का भी अपनी टीम को लेकर आ जाती है। कैस्का ग्रिफिथ को होश में लाती है लेकिन वो इतनी जल्दी होश में नहीं आता। गर्स जब उसे देखने जाता है तो कैस्का कहती है इसे छूना मत। वो उस पर ब्लेम करती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ग्रिफिथ को खतरे में डाला और लगभग मरवा ही दिया था। इसी के अगले दिन मिडलैंड में बात होने लगती है कि कैसे बैंड ऑफ हॉक का सामना जोद से हुआ और उसमें उन्होंने अपने बहुत सैनिकों को खो दिया। और हम गर्स को दिखते हैं जो कि घायल होकर भी ग्रिफिथ से मिलने जा रहा था। गर्स जब वहां जाता है तो वो दिखता है कि बाकी के बैंड ऑफ हॉक भी बाहर बैठे हुए थे। जूडो गर्स से कहता है अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी ऊंचे घराने के लोग ग्रिफिथ से मिल रहे हैं। ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो बैंड ऑफ हॉक का लीडर जो है। लेकिन गर्स इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ग्रिफिथ से जाने लगता है। कैस्का उसे रोकती हुई कहती है तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, वहाँ ऊंचे घराने के लोग हैं, मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कुछ सैनिक उसे रोकते हैं लेकिन वो उन्हें भी अपने रास्ते से हटा देता है और अब वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी कैस्का आकर उसमें एक मुक्का मारती है और वो रोते हुए कहती है क्यों तुम अपनी जिद पर अड़े रहते हो, ग्रिफिथ तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है। जिसके बाद गर्स वहाँ से चला जाता है। तभी रिकिट कहता है मैं गर्स को समझ सकता हूँ, अब ग्रिफिथ हमसे पहले से बहुत दूर हो गया है, अब हम उससे पहले की तरह बातें भी नहीं कर पाते। इधर हम गर्स को दिखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग करते करते कैस्का की कही हुई बातों को सोच रहा होता है और मन में कहता है आखिर उसकी दिक्कत क्या है। और तभी वहाँ ग्रिफिथ भी आता है और उससे कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा घायल थे और इतनी जल्दी तलवार भी चलाने लगे। तभी ग्रिफिथ कहता है नॉसफेरतु जोद, ये सोचना कि उसके जैसा विशाल मॉन्स्टर सच में है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका सामना करना कोई सपना था। ग्रिफिथ उससे पूछता है पर मैं बचा कैसे, क्योंकि मैं लड़ाई के बीच में बेहोश हो गया था। गर्स कहता है तुम्हारे वो भीलित की वजह से। उस भीलित को देखते हुए गर्स उन बातों के बारे में सोचता है जो उससे जोद ने कही थी। ग्रिफिथ कहता है जोद को भीलित के बारे में पता है, लगता है इसमें बुरी चीजों से रक्षा करने की ताकत है, मुझे उस बूढ़ी दादी को थैंक यू कहना पड़ेगा। तभी गर्स ग्रिफिथ से कहता है तुम्हारा दोबारा से मुझ पे एहसान हो गया, क्यों तुमने 3 साल पहले मुझसे बोला था कि तुम मेरे जैसे एक होनहार सैनिक को खोना नहीं चाहते, मैं बस एक मामूली सैनिक हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तो मुझ जैसी मामूली सैनिक के लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो, तुम्हारी जैसा शांत दिमाग वाला बंदा ऐसा काम नहीं करता। और ग्रिफिथ उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है। मुझे लगा वो बात 3 साल पहले ही खत्म हो गई थी, तुम किसी बिल्कुल एक बच्चे के जैसे हो। और तभी वहाँ राजा आता है और ग्रिफिथ से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। राजा को देखकर ग्रिफिथ उसे सम्मान देता है पर गर्स नहीं देता, पर बस ग्रिफिथ के लिए वो उसे सम्मान देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी राजा कहता है कोई बात नहीं, अपने सर ऊपर कर सकते हो, महल में सभी लोग जंग के काउंसिल की वजह से मेरे पास खुद पर काबू पाने का भी वक्त नहीं है। और राजा गर्स और ग्रिफिथ को अपने छोटे भाई जूलियस से मिलाता है जो कि मिडलैंड का अगला राजा बनेगा। जिसके बाद राजा ग्रिफिथ की तारीफ करता है कि बैंड ऑफ हॉक्स बहुत ही अच्छे से लड़ते हैं, उनकी ही वजह से हमारा देश बहुत सुरक्षित है, एक टाइम था जब मैं भी लड़ने में बहुत ही माहिर था। तभी जूलियस गुस्से में अपने भाई से कहता है आपको इन छोटे लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए, बेटे इन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। और अब राजा ग्रिफिथ की रैंक बढ़ाने की बात करता है क्योंकि ग्रिफिथ की वजह से मिडलैंड को बहुत ही
फायदा हो रहा है। ग्रिफिथ उन्हें थैंक यू कहता है, पर तभी वो एक लड़की को दिखता है जो कि बहुत शर्मा रही थी। उसके पूछने पर राजा उसे बताता है वो मेरी बेटी चार्लेट है। वो बहुत शर्माती है, घमंडी लोगों से तो उसे बहुत ही नफरत है, इसलिए वो महल के बाहर बहुत ही कम निकलती है। और वो चार्लेट को अपने पास बुलाता है, पर उसके ना आने पर राजा कहता है वो लोगों के सामने अच्छा महसूस नहीं करती। वो मेरी छोटी बेटी है, इसलिए मेरी बहुत चहीती है। उसके लिए मुझे माफ करना ग्रिफिथ। और राजा वहाँ से जाने लगता है तो चार्लेट भी वहाँ से जाने लगती है, पर पैर अड़ने की वजह से वो गिरने लगती है। पर सही समय पर ग्रिफिथ उसे बचा लेता है और यहाँ थोड़ा प्यार मोहब्बत का माहौल बनता ही है कि तभी राजा का भाई जूलियस आकर कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से रानी को हाथ लगाने की। और वो ग्रिफिथ में रख कर देता है, जिसे गर्स को गुस्सा आता है, पर ग्रिफिथ उसे रोक लेता है और इस सब के लिए जूलियस से माफी मांगता है। जिसके बाद ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो गर्स सोच रहा होता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और अब बाद में जूलियस से मिलने महल का मिनिस्टर आता है जिसका नाम होता है फॉस। वो उसे बताता है कि हर साल जो हंटिंग का इवेंट होता है जिसमें राजा खुद शिकार करने के लिए जाते हैं और हर साल मिडलैंड के सबसे होनहार व्हाइट ड्रैगन के नाइट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ जाते हैं। जूलियस कहता है हाँ तो इसमें क्या। फॉस बताता है इस साल आपके व्हाइट ड्रैगन की जगह बैंड ऑफ फॉग के मेंबर राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। जूलियस कहता है ये कैसे हो सकता है, वो दो कौड़ी के मर्सरी सब हमारी जगह लेंगे, आखिर राजा सोच क्या रहे हैं। फॉस कहता है अगर तुम सही से देखोगे तो बैंड ऑफ फॉग हर बड़ी बैटल को जीतते हैं, जिस वजह से मिडलैंड को भी बहुत फायदा हो रहा है और इन्हीं वजह से ग्रिफिथ को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी जगह लेने में। जनरल जूलियस कहता है ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। फॉस अब घुमा के बात करता है हंटिंग के वक्त कुछ भी हो सकता है, काफी सारे जंगली जानवर हो सकते हैं जो तुम पर हमला कर सकते हैं, कहना क्या चाहते हो। फॉस कहता है गलती से किसी जानवर की जगह किसी इंसान को भी तो तीर लग सकता है ना, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो जूलियस को पूरी बात समझ में आती है और वो कहता है ये तो दिलचस्प है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मिलकर हंटिंग के दौरान ग्रिफिथ को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब अगले दिन राजा हंटिंग करने के लिए जंगल में आए थे। उनका भाई जूलियस भी उनके साथ था और बैंड ऑफ फॉग भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे। और पूरे वक्त जूलियस बस ग्रिफिथ को ही घूर रहा था। गर्स कहता है कि हम इस जंगल में बेकार की हंटिंग क्यों कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो वॉर होती है जहाँ मैं अपनी तलवार को चला सकता हूँ। तो कार्कस उसे कहता है तुम्हारे दिमाग में लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता, इतने सालों से राजा के लिए काम करने के बाद हमें ये सम्मान का काम मिला है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस शार्लेट भी हंटिंग के लिए आई थी, लेकिन उसे हंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीछे से ग्रिफिथ आकर कहता है क्या आप पहले कभी हंटिंग पर नहीं आई। शार्लेट कहती है नहीं, और आज भी मेरे पापा मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। फिर ग्रिफिथ प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए पेड़ से एक पत्ती निकाल कर अपने मुंह में रखता है और उससे सीटी की आवाज निकालता है। और ये देखकर प्रिंसेस भी वो ट्राई करती है। और तभी जूलियस के पास एक बंदा आता है और उससे कहता है अब करें क्या माय लॉर्ड। जूलियस कहता है रुको अभी तुम्हें मौका मिलेगा। तभी एक जंगली पिग प्रिंसेस के साइड से निकलता है, जिस वजह से उनका घोड़ा डर जाता है और बेकाबू होकर वहाँ से भागने लगता है। तो ग्रिफिथ भी प्रिंसेस को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। ये देखते ही जूलियस अपने बंदे की ओर देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी। और हम दिखते हैं कि आखिरकार ग्रिफिथ उस घोड़े को रोक ही लेता है और घबराई हुई प्रिंसेस ग्रिफिथ को गले लगा लेती है और उससे कहती है मैं काफी डर गई थी। और हम दिखते हैं कि पीछे से वही असासिन निशाना लगाने के लिए तैयार था। ग्रिफिथ कहता है अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने घोड़े की तरफ जाने लगता है कि तभी उस असासिन का तीर आकर उसकी छाती में घुस जाता है और ग्रिफिथ को तीर लगते ही सारे हॉक के मेंबर वहाँ आ जाते हैं। कैस का आकर ग्रिफिथ को संभालती है और गर्स प्रिंसेस से पूछता है और उससे पूछता है कि आपने देखा ये तीर किसने चलाया। वो कहती है मुझे नहीं पता और प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जीवदो कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, तीर उसके दिल तक पहुँच गया। गर्स गुस्से में चिल्ला रहा होता है साले एक बार बाहर निकल, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और वो असासिन अभी भी वहाँ छिपा हुआ था और कहता है अब कोई फायदा नहीं, उस तीर में बहुत खास जहर लगा हुआ था जिसकी एक बूंद से ये आदमी मर सकता है। तभी अचानक से ग्रिफिथ कैस्का से कहता है घबराओ मत। सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और हमें पता चलता है कि असल में वो तीर उसके भीलित में लगा हुआ था, जिस वजह से ग्रिफिथ की जान बच गई। वो दिखता है कि तीर पर तो जहर लगा हुआ था। गर्स कहता है जिसने भी ग्रिफिथ पर ये तीर चलाया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और वो अपने कुछ साथियों को लेकर उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। ग्रिफिथ उस तीर को देखकर सोचता है ये जहर तो काफी महंगा और डेडली है। और तभी वो घूर के जूलियस की तरफ दिखता है।
फिर अगले सीन में हम दिखते हैं कि महल में आकर जूलियस उस असासिन पर गुस्सा हो रहा था। तुम किस बात के असासिन हो? तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। ग्रिफिथ को मारने के चक्कर में उसका औहदा और बढ़ गया, क्योंकि सबको लग रहा है कि उसने राजकुमारी की जान बचा ली। वो उस असासिन से कहता है कि अब तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। फिर जूलियस बेटा सोच रहा था कि जिस तरह से ग्रिफिथ ने उसे घूरा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि इस सब के पीछे मैं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ थोड़ी ना है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं कि गर्स ग्रिफिथ से मिलने लाइब्रेरी जाता है, जहाँ वो कुछ पढ़ रहा होता है। ग्रिफिथ कहता है, सॉरी गर्स, जो मैंने तुम्हें बुलाया। वैसे तुम बुक्स में इंटरेस्टेड तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी बुक दे सकता हूँ जिन्हें पढ़कर तुम्हारे अरमान खड़े हो जाएंगे। वो गर्स को कुछ बुक देता है, जो कि तुम समझ ही सकते हो वो कौन सी बुक है। फिर गर्स ग्रिफिथ से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। ग्रिफिथ कहता है, मैं चाहता हूँ तुम एक बंदे को मेरे लिए जान से मारो। गर्स शौक होकर कहता है, किसी को मारूं? किसे? ग्रिफिथ कहता है, वो जो मिडलैंड की गद्दी का अगला वारिस है, राजा का भाई जूलियस। और वो उसी तीर को निकाल कर कहता है, इस तीर पर कैलागीले बीन का जहर लगा हुआ था, जो बहुत ही महंगा मिलता है। कोई आम इंसान इस तरह का जहर यूज नहीं करेगा। हाल ही में सिर्फ एक आदमी ने इस जहर को खरीदा है, वो है व्हाइट ड्रैगन, यानी जूलियस की टीम का सबसे बेस्ट आर्चर हाइल। मैंने एक सेवक को रिश्वत दी ताकि इस साजिश का पता लगा सकूं। उसने बताया था कि उसने उसे जूलियस के ऑफिस से निकलते हुए देखा आज शाम, जब जूलियस ने उसे डांट लगाई थी। ग्रिफिथ गर्स से कहता है, ये एक मर्डर होगा, ये लड़ाई से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही गंदा काम है जिसके लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। इसी कारण मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? ये सुनकर ग्रिफिथ कहता है, अरे यार, तुम्हें मुझे बस ये ऑर्डर देना चाहिए, बिना इस बकवास के। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ गर्स छिपकर जूलियस के उसी असासिन को मारने के लिए निकल जाता है, और वो दिखता है कि जूलियस अपने बेटे को ट्रेन कर रहा होता है और उस पर वो जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा होता है। तभी पीछे से उसका सलाहकार कहता है, बस करिए माय लॉर्ड, वो अभी एक बच्चा ही है। जूलियस चिल्लाकर कहता है, बड़ा होकर ये व्हाइट ड्रैगन का नाइट बनेगा, और ये ही नहीं, एक दिन ये प्रिंसेस शार्लेट से शादी कर इस पूरे देश पर राज करेगा, और ये सब करने के लिए इसका ताकतवर होना जरूरी है। और फिर से उसे वार करके गिरा देता है और कहता है, आज के लिए बहुत हुआ। सलाहकार उस लड़के से कहता है, छोटे लॉर्ड, आप अपने पापा को हेट मत करना, वो सिर्फ आपको ताकतवर नाइट बनाना चाहते हैं। उस लड़की को देखकर गर्स को अपना बचपन याद आ जाता है। इधर हम दिखते हैं कि जूलियस अंदर अकेला बैठा होता है और वो नोटिस करता है कि ऊपर की खिड़की खुली हुई है। वो नोटिस करता है कि ऊपर की खिड़की खुली हुई थी, और जब वो नीचे देखता है तो वहाँ गर्स आ गया था। वो कहता है, तुम कौन हो? और अपनी तलवार उठाने के लिए जाता है, लेकिन उतने में ही गर्स उसे काट देता है और मरते हुए कहता है, मुझे पता है तुम ग्रिफिथ के लिए काम करते हो, मैं तुम और अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो मर जाता है। तभी गर्स को दरवाजे पे कोई दिखाई देता है, तो गर्स तुरंत ही उसके बीच तलवार घुसा देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो जूलियस का बेटा है। गर्स उसे देखकर सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और उस बच्चे को मरता देख घबराने लगता है। वो देखता है कि बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ आ चुके थे, तो वो उन सबको काटता हुआ अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाता है। वो सलाहकार ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि ये कौन दानव था जिसने इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। सिपाहियों, जाओ, उसे किसी भी हालत में पकड़ कर लाओ। गर्स ऊपर के सिपाहियों को मारते हुए दीवार फांग कर वहाँ से निकल जाता है, और उन सिपाहियों से बचने के लिए गटर के रास्ते से निकल जाता है। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से निकलकर सीधा हॉक्स के पास जाता है, जहाँ वो सब खाना खा रहे थे। कैस्का आकर उस पर चिल्लाती है कि तुम पूरे दिन कहाँ थे, और ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। वो उससे पूछता है कि ग्रिफिथ कहाँ है। कैस्का बताती है कि वो प्रिंसेस की पार्टी में गया हुआ है। ये सुनकर गर्स वहाँ से जाने लगता है, और तभी कैस्का गर्स का घाव नोटिस करती है, और यहाँ हम दिखते हैं कि गर्स ग्रिफिथ से मिलने रोज पैलेस की सीढ़ियों पर चल रहा होता है, और सामने वो दिखता है कि ग्रिफिथ और प्रिंसेस शार्लेट कुछ बात कर रहे हैं। तभी ग्रिफिथ अपना कोट उतारकर उस फाउंटेन पर बिछा देता है, जिससे प्रिंसेस उस पर बैठ सके। तभी पीछे से कैस्का आकर गर्स को रोकती है और उसे कहती है, तुम ऐसे जाकर प्रिंसेस के सामने ग्रिफिथ को शर्मिंदा करोगे। और फिर वो उसका चाकू लेकर अपनी ड्रेस को फाड़कर उसके घाव पर पट्टी करती है। ग्रिफिथ कहता है, प्रिंसेस, ये पार्टी आपके लिए है, आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। शार्लेट कहती है, वो मेरे बिना भी पार्टी को एंजॉय करेंगे, वैसे भी मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। और वो ग्रिफिथ से एक सवाल पूछती है कि हम वॉर और ये लड़ाई झगड़े को कभी खत्म नहीं कर सकते, आखिर आदमियों को हर चीज के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। ग्रिफिथ कहता है, आज के टाइम के हिसाब से बैटल जरूरी है, ताकि हम अपनी कुछ खास चीजों को पा सकें और उनकी रक्षा कर सकें, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो इंसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सपने। सपनों की खासियत होती है कि ये सिर्फ तुम अपने लिए करते हो, ना किसी दूसरे के लिए। किसी का सपना होता है दुनिया पर राज करने का, और किसी का सिर्फ एक तलवार चलाने तक का। एक ड्रीम तुम्हें सहारा देता है,
है जिंदगी जीने के लिए और वहीं तुम्हारी जान भी लेता है। लेकिन अगर किसी का सपना अधूरा रह जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। और गर्स भी नीचे से इन सब बातों को सुन रहा होता है। फिर ग्रिफिथ प्रिंसेस से कहता है, सॉरी मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देता हूँ। प्रिंसेस कहती है, कोई बात नहीं। पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि आप कोई बड़े किंगडम के प्रिंस हो, लेकिन मैं ये जानकर शॉक हो गई कि आप एक कॉमनर थे, जबकि आपकी पर्सनैलिटी तो एक प्रिंस से भी बढ़कर है। और जब मुझे आपने पत्ते से सीटी बजाना सिखाया तब मुझे आप किसी विलेज के एक छोटे से बच्चे लगे, और अभी आप एक फिलोसोफर की तरह बातें कर रहे हो। मुझे लगता है ये सब आपकी चार्म की वजह से है। आपके दोस्त आपको फॉलो करते हैं। ग्रिफिथ कहता है, हाँ वो मेरी हर बात मानते हैं और मुझ पर काफी भरोसा भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरे दोस्त नहीं है। एक दोस्त कभी भी दूसरे का ड्रीम फॉलो नहीं करता, उसका खुद का एक सपना होना चाहिए। और अगर कोई उसके सपने के बीच आए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, तो वो उसे भी बिना हिचक के अपने रास्ते से हटा देगा। एक दोस्त मेरे लिए वो होगा जिसका खुद का सपना हो और वो मेरी इक्वल हो। और ये सुनने के बाद गर्स को अपने और ग्रिफिथ के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होता है। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ग्रिफिथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है और गर्स उसके नीचे, यानी गर्स उसके इक्वल नहीं है। आप तो काफी कॉन्फिडेंट हो, ग्रिफिथ कहता है। वो तो है, क्योंकि एक टाइम पर मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था खाने के लिए, और आज मैं एक प्रिंसेस से बातें कर रहा हूँ। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आती है और कहती है, प्रिंसेस आपके अंकल जूलियस और उनके बेटे एडोनिस की हत्या हो गई है। ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है, पर ये सुनकर ग्रिफिथ स्माइल करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मिडलैंड कैसल में वॉर की तैयारी हो रही होती है और ग्रिफिथ भी वॉर के लिए निकल रहा होता है। तभी उसे मिनिस्टर फॉस मिलते हैं और वो कहता है, ड्यूक जूलियस के जाने के बाद आप ही हो जो मिडलैंड को बचा सकता है। आपको सब मिडलैंड का गार्डियन एंजल कह रहे हैं। ग्रिफिथ कहता है, गार्डियन एंजल, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फॉस कहता है, मैंने वैसे कुछ रूमर सुने थे कि असल में वो तीर प्रिंसेस के लिए नहीं था, बल्कि आपको मारने के लिए था। ग्रिफिथ कहता है, मुझे मेरे जैसे कॉमनर को मार कर उन्हें क्या मिलेगा? फॉस कहता है, अरे आप भूल गए क्या, आप बैंड ऑफ फॉग के लीडर हैं, जो कि बहुत पावरफुल आर्मी है। आप तो हर किसी के दुश्मन होंगे। वैसे मैंने ये भी सुना था कि जिस असासिन ने आपको मारने की कोशिश की वो इसी पैलेस से कोई था। ग्रिफिथ कहता है, अच्छा, काफी मजेदार स्टोरी थी, लेकिन अब मुझे बैटल के लिए निकलना होगा। फॉस ये सुनकर हैरान था कि ये सारी बातें सुनने के बाद भी ग्रिफिथ के रिएक्शन नॉर्मल ही थे। अब इस टकले को क्या पता कि उस बंदे के साथ माइंड गेम खेल रहा है जो इन सब का बाप है। फॉस फिर सोचता है कि शायद इसने जूलियस को नहीं मारा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे पता है इसने रिवेंज के लिए उसे मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरे बारे में भी पता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं काफी केयरफुल रहता हूँ। मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। तभी फॉस को अचानक से कुछ फील होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ ग्रिफिथ खड़ा होकर उसे अजीब तरह से घूर रहा था और फिर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर फॉस घबरा जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि बैंड ऑफ फॉग एक और बैटल के लिए तैयार हो गए थे और गर्स भी पूरा तैयार था। और अब जो आगे बैटल होगी वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और यही था बरसर्क एनीमे का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भाई मैं चाहता हूँ आप इस पर बहुत सपोर्ट दिखाओ, तो मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सीरीज आगे और खतरनाक और डार्क होने वाली है। और अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज यार वो कर दो। और अगर आपको ब्लैक बटलर का सीजन 1 देखना है तो यहाँ क्लिक कर देख सकते हो।